और आइए सबसे पहले बात करेंगे हिंद चीन कशीदगी की। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने अपने चीनी हम मनसब वांग ई से फ़ोन पर बातचीत की। एस जयशंकर ने चीन को दो टोक अल्फाज में कहा कि सरहद पर जो कुछ हुआ वो मुनज़्ज़म और मनसूबाबंद था और इसके बाहमी रिश्तों पर संगीन असरात मुरत्तब होंगे। इस दौरान दोनों मुल्कों ने 6 जून को सीनियर कमांडर सतह की बातचीत में तय मफाहमत पर रजामंदी जाहिर की है। सरहद पर कशीदगी को कम करने और अमन को यकीनी बनाने के लिए तहम्मुल का मुजाहरा करने की जरूरत पर जोर दिया गया। पीएम मोदी ने शहीद जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया और 2 मिनट खामोश रहकर दुआएं की। पीएम मोदी ने हिंद चीन मसले पर कहा, हमारे जवानों की शहादत रायगा नहीं जाएगी। हिंदुस्तान अपनी सालमियत से कभी भी समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान अमन चाहता है लेकिन उकसाने पर जवाब देना भी आता है। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। जब भी समय आया है, हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, अपनी क्षमताओं को साबित किया है। त्याग और तितिक्षा हमारे राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा है, लेकिन साथ ही विक्रम और वीरता भी उतना ही हमारे देश के चरित्र का हिस्सा है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। इमाम सदर असदुद्दीन अवैसी ने हिंद चीन कशीदगी पर मरकजी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि अगर पीएम मोदी को मुल्क की सालमियत की फिक्र है तो पहले हिंदुस्तानी सरहद के अंदर रह रहे चीनी अफवाज को वापस जाने पर मजबूर करे। सवाल ये पैदा होता है कि जब आप डी एस्केलेशन, डी एंगेजमेंट की बात करते हैं तो फिर हमारे ये 20 सिपाही कैसे मारे गए। हम सबसे पहली बात प्राइम मिनिस्टर से हम पूछना चाहते हैं कि इसकी अकाउंटेबिलिटी किस पर है, इसका जिम्मेदार कौन है। क्या प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार है, क्या डिफेंस मिनिस्टर जिम्मेदार है, क्या होम मिनिस्टर जिम्मेदार है, क्या एनएसए जिम्मेदार है या सीडीएस जिम्मेदार है। आखिर इसकी अकाउंटेबिलिटी किस पर फिक्स होगी। इन हमारे 20 जो सिपाही मारे गए, इसका अकाउंटेबिलिटी किस पर फिक्स होगी। दूसरा ये कि इनकी जो जानें जा चुकी हैं, यकीनन इसका हुकूमत की तरफ से एक जवाब देना चाहिए, जिसको कहें कि एवेंज करना चाहिए। और उसका बेहतरीन तरीक़ा यह है कि चीन को हम हमारी टेरिटरी से उनको हटाएं। जो टेरिटरी उन्होंने भारत की टेरिटरी थी उस पर कब्ज़ा करके बैठे हैं, वरना इन तमाम सिपाहियों की जान जो गई है वो रायगा चले जाएगी।
अगर इनकी जान को जो चली गई है रायगा नहीं जाने देना चाहिए। इनकी जान की अगर अहमियत है तो हम वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर से, मोदी से इस बात का मुतालबा करते हैं कि आप चीन को हटाइए हमारी ज़मीन से, आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए। ये सबसे अहम बात है। तीसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर को बताना चाहिए देश को, क्योंकि देश में आज हमारे इन 20 सिपाहियों की मौत के बाद बहुत गम और गुस्सा है। देश ये जानना चाह रहा है कि चीन ने आखिर कितनी हमारी ज़मीन पर कब्जा किया है। बताती क्यों नहीं सरकार ये? भाई डी एस्केलेशन, डी एंगेजमेंट हो रहा है तो फिर आप कितनी ज़मीन पर चीन ने कब्जा किया? चीन ने तो अपने इलाके में आर्टिलरी भी लगा दिए हैं। इसका क्या मतलब है? बंकर्स बना रहा है जहाँ पर कब्जा किया है उसने। तो प्राइम मिनिस्टर को ये बताना चाहिए कि चीन ने हमारी कितनी ज़मीन पर अंदर घुसकर कब्जा किया है। ये बहुत अहम है, इसलिए कि ये पहली मर्तबा चीन इतनी बड़ी तादाद में अपनी फ़ौज के साथ भारत के इलाक़ों में घुसा है। करीब 40 साल के बाद बग़ैर गोली चले हमारे सिपाहियों को मार मार कर इनकी जान ले ली गई है। तो प्रधानमंत्री को बताना पड़ेगा। शहीद फौजी अफसर संतोष बाबू का जसद खाकी हैदराबाद लाने के वक्त आज मुजाहरे मुनज़्ज़म किए गए। इस दौरान चीन के खिलाफ लोगों ने बरहमी ज़ाहिर की और कहा कि पूरा मुल्क शहीद जवानों के खानदानों के साथ खड़ा है। एयरफोर्स बेस हकीमपेट के करीब भी ऐसी रैलियां निकाली गईं और नारेबाजी करते हुए इत्तेहाद का मुजाहरा किया गया। हिंदुस्तानी जवानों की शहादत पर आज अलीगढ़ यूथ कांग्रेस ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने चीन के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने चीन को मुंह तोड़ जवाब देने का हुकूमत से मुतालबा किया। तो चीन ने जो लाल आंख भारत को दिखाई है उसके विरोध में हमने आज चीन का झंडा जलाया है और विरोध प्रदर्शन दर्ज किया है। हम ये मांग करते हैं कि यदि हमारे देश के मुखिया नरेंद्र मोदी जी इस देश को संभाल पाने में, सुरक्षा प्रदान करा पाने में नाकाम है तो कांग्रेस को पुनः बागडोर सौंप दे। जिस प्रकार से 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को मार मार के रावलपिंडी छोड़ा था और जो है जब जब चीन ने जो है आग दिखाई इस मामले में तब जो है कांग्रेस की सरकार ने आर्मी को फ्री होल्ड कर दिया था और आर्मी ने मार मार के उनको घर पहुंचाया था। वो पूरी तरह झूठ साबित हो चुका है। मोदी जी की पीठ में खंजर भोंककर चाइना ने हमारे उन सैनिकों को, हमारे साथियों को धोखेधड़ी से उनकी हत्या कर दी। उसके बाद हम हिंदुस्तान सरकार को कुछ निर्णय लेना चाहिए था चाइना के खिलाफ, जो भी अभी तक नहीं ले पाई और मोदी जी द्वारा हमारी आर्मी को स्वतंत्र किया जाए, ये हमारी मांग। जो 20 लोग मादरे वतन के लिए शहीद हुए हैं उनके लिए खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। और साथ ही साथ ये भी खबर आई है और हमारे हिंदुस्तान के सिपाहियों ने चाइना के 20-40 पर 3 सिपाहियों को भी मार गिराया है। और दूसरी बात, हमें यकीन है हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में हिंदुस्तान की पूरी ज़मीन 1-1 इंच की हिफाजत की जाएगी और आने वाले दिनों में चाइना को उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जिस अंदाज से चाइना हमारे मुल्क के अंदर दाखिल होकर के जो शरारत उसने कर रही है उसके लिए सारा मुल्क एक होकर के चाइना का मुकाबला करना चाहिए और चाइना को बता देना चाहिए हिंदुस्तान है, इसके अंदर जो है तेरी दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकते। चाहे यहाँ हम सब हिंदुस्तानी हैं, बाद में वो ये ना समझे कि हिंदू है, मुसलमान है, फलां है। हम सबसे पहले हिंदुस्तान है, हमारे मुल्क के अंदर उसकी ज़्यादती जो है वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। उधर रांची के कारोबारी भी चीन के तर्ज अमल पर बरहम हैं, ताहम डेली मार्क के कारोबारी कश्मकश में मुब्तला हैं। उनका कहना है कि चीन की बनी अशिया फरोख्त करना उनकी मजबूरी है। चाइना का जो माल प्रोडक्ट आता है उसको बाहर ही से रोक दिया जाए, बॉर्डर ही में रोक दिया जाए तो ये माल हमारे मार्केट में नहीं आएगा। हमारी मार्केट में नहीं आएगा तो हम उस चीज़ को बेचेंगे नहीं सर। पापी पेट का सवाल वाला बात है ना, और ये हलाल रिस्क है, यहाँ पे बिजनेस जायज़ बिजनेस आदमी कर रहा है। अगर इसमें ये नहीं है कि कोई देशद्रोही वाला काम कर रहा है,
इंपोर्ट हो करके टैक्स दे करके इंपोर्टर लोग माल को ला रहा है, तो उसको हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। अब अगर ये माल नहीं आएगा तो हम लोग इंडियन माल आएगा, इंडियन बिजनेस करेंगे। हम लोग भी चाह रहे हैं कि चाइना बंद हो जाए और चाइना माल के बजाय हम लोग इंडियन माल को बेचें। इस तरह का प्रोडक्ट बंद होना चाहिए। हाँ, ये देश के लिए सबसे अच्छा बात होता है। ये प्रोडक्ट अगर बंद हो जाता है तो हमारा इंडिया आगे। हिंदू चीन कशीदगी पर आज कानपुर में जबरदस्त एहतजाज किया गया और चीनी सदर शी जिनपिंग का पुतला फूंका गया। साथ ही चीनी अशिया के बाइकआउट का ऐलान भी किया गया। पुतला दहन किया हम लोगों ने, पुतला दहन करके हम लोगों ने अभी प्रतीकात्मक विरोध किया। जरूरत पड़ी हिंदुस्तान के प्रमुख आदरणीय मोदी जी के आह्वान पर सरहदों पर जाकर, मैं चूंकि मुस्लिम समाज से हूँ, हमारे इमाम साहब यहाँ पे हैं, सब मुस्लिम धर्मगुरु यहाँ खड़े हुए हैं, इन सब ने अपनी माँ बहनों से यह आह्वान कर दिया है कि अगर एक आवाज आई तो सरहदों पे जाकर अपना खून बहाकर हम अपने सैनिकों का और अपनी जमीन का हिसाब ले लेंगे। मौजूदा सूरत में एनपीआर नहीं कराने का ऐलान करते हुए आंध्र प्रदेश असेंबली में करारदाद मंजूर कर ली गई है। आंध्र प्रदेश की जगन हुकूमत ने मरकजी हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वो साल 2000 के फॉर्मेट को वापस लाए, 2010 के फॉर्मेट को वापस लाए। तब तक आंध्र प्रदेश में एनपीआर का अमल मुलतवी रहेगा। एनपीआर फॉर्मेट में तब्दीलियों के लिए मरकज़ की रजामंदी मिलने तक जगन हुकूमत ने इस मामले में पेशरफ्त नहीं करने का फैसला लिया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर अमजद बाशा ने इस हवाले से एक करारदाद असेंबली में पेश की, जिसे मंजूर कर लिया गया। हुकूमत ने कहा कि अक़लियतें एनपीआर से दहशत में मुब्तला हैं। एनपीआर में मादरी ज़बान, वालिदैन की जाए पैदाइश और तारीख़ पैदाइश के हवाले से इजाफी कॉलम शामिल किए जाने से लोगों में बेचैनी बढ़ी है। जगन हुकूमत के मुताबिक लोगों में हुकूमत के तई एतमाद इतना कम हो गया कि इससे नज़्म ज़ब्त का मसला पैदा होने का इम्कान है। Sir, I beg to move the resolution, sir. National Population Register (NPR) in its current format is causing fear, apprehensions, and insecurities in the mind of the people of Andhra Pradesh. Addition of new columns, specially pertaining to the parents, place of birth, and date of birth, mother tongue, etc., Adhyaksha, in NPR 2020, Adhyaksha, has led to unnecessary confusion and lack of trust among the public to the extent of impinging on public order. Under these circumstances, the government of Andhra Pradesh requests the central government to revert the NPR exercise to 2010 format, and as such, we request the process to be kept in abeyance till such time, sir. Government of Andhra Pradesh reiterates its principled stand against National Register of Citizens (NRC). ఈ యొక్క రిజల్యూషన్ ని గౌరవ సభ్యుల ముందు ఉంచడం జరిగింది అధ్యక్ష. గౌరవ సభ్యులందరూ కూడా ఆమోదం తెలపాలని కూడా గౌరవ సభ్యులకు అందరూ కూడా తెలియజేస్తున్నారు అధ్యక్ష. గవర్నమెంట్ రెజల్యూషన్ moved by the Chief Minister, Deputy Chief Minister, Minorities Welfare before the House. Those who are for the resolution, please say yeah. Those who are against, please say no. As have it, the resolution is adopted. गुलबर्गा में वुमेन इंडिया मूवमेंट ने सफुरा जरगर समेत तमाम सीएए मुखालिफ मुजाहिरीन की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। इस ज़मीन में गुलबर्गा डीसी ऑफिस पर खामोश एहतजाज किया। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 10 से कम अफराद को ही खामोश एहतजाज की इजाज़त दी गई थी। वुमेन इंडिया मूवमेंट का कहना है कि मरकज़ी हुकूमत 800 से ज़्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार करके इंतकामी कार्रवाई कर रही है। इन ख़वातीन का कहना है कि मरकज़ी हुकूमत इश्तियाल अंगेज़ बयानात देने वाले बीजेपी लीडरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ताहम जमहूरी तर्ज पर एहतजाज दर्ज कराने वाले मुजाहिरीन पर सख्त कवानीन नाफिज कर रही है। अगर एक स्टूडेंट जो कि अभी 4 मंथ प्रेग्नेंट है, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस मुल्क में अगर एक जानवर जो है वो मारा जाता है, और जिस तरह की अभी फ़िलहाल हुआ कि एक हथनी जो है वो प्रेग्नेंट थी और मतलब कि उसके साथ जो वो गलत हुआ, वो भी इनह्यूमन है, हम उसको कंडम करते हैं। लेकिन एक जानवर के लिए इतनी आप लोगों के दिलों में जो है रहम है, और एक इंसान जीतती जागती एक बच्ची जिसका फ्यूचर ब्राइट है, जो आपकी कंट्री के लिए एक असासा और एक एसेट है, और उसको प्रेगनेंसी की हालत में कोविड-19 जैसे पेंडेमिक में बगैर किसी अपने जुर्म के वो जेल में सज़ा काट रही है। इतना गैर इंसानी सलूक
आखिर क्यों किया जा रहा है। अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा को चार्जशीट से नाम निकाला गया, तो इन्हें भी बेल क्यों नहीं मिल रही, जब सुप्रीम कोर्ट में तीन बार इनकी बेल रिजेक्ट हो चुकी है। तो हम सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन पे पहले जो चार्जशीट FIR हुई है, जो कानून लगाए गए हैं, वो साबित होते हैं या नहीं। अगर साबित होते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन अभी तक कोई साबित नहीं हुआ है, तो फिर उन्हें क्यों नहीं बेल मिल रही। हम ये उनसे मांग करते हैं कि उन्हें रिलीज़ करें। 19 जून को झारखंड की 2 सीटों के लिए राज्यसभा इंतखाबात कराया जाना है। एक सीट के लिए शिबू सोरेन के JMM उम्मीदवार हैं, वहीं दूसरी सीट के लिए शहजादा अनवर कांग्रेस उम्मीदवार हैं। इदारा शरिया के नाज़िम आला कुतुबुद्दीन रिजवी ने यूपी इत्तेहादी पार्टियों से शिबू सोरेन के साथ साथ शहजादा अनवर की भी जीत को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। झारखंड ने पहले भी लोकसभा में लोगों से कहा था कि आप दीजिए, मुस्लिम अक़लियत की नुमाइंदगी होनी चाहिए, तो उन्होंने नहीं दिया कुछ समझ के, और ये भी उनकी तरफ से था इशारा कि हम राज्यसभा में करेंगे। और उन्होंने राज्यसभा की 2 सीट है जो झारखंड से, उसमें से एक सीट पर कांग्रेस ने शहजादा अनवर को खड़ा किया है। वो एक काबिल सताइश कदम ज़रूर है, लेकिन उनकी जीत को यकीनी बनाने के लिए कांग्रेस और JMM जो यूपी इत्तेहाद है, उसको बहुत ठोस और मजबूत पहल करनी होगी। ऐसा नहीं लगे कि वो गैर संजीदा हैं, संजीदगी के साथ उनकी जीत को यकीनी बनाया जाना चाहिए, ताकि ये समझ में आए कि UPA इत्तेहाद चाहता है कि राज्यसभा में मुस्लिम अक़लियतों की नुमाइंदगी हो सके। अजमेर में इन दिनों आशा वर्कर अपने काम को लेकर काफ़ी परेशान हैं। आशा वर्कर अपनी जॉब को परमानेंट यानी मुस्तकिल करने का मुतालबा कर रही हैं। इस सिलसिले में उन्होंने आज ज़िला कलेक्टर को एक मंशूर पेश किया और अपनी मुलाजमत को मुस्तकिल करने की दरख्वास्त की। हमारी जो अजमेर सिटी का आशा सहयोग ने अभी तक ड्यूटी कर रही है, और कोरोना ड्यूटी के साथ ही हम अपने क्षेत्र में भी कार्य करने जाते थे, जो क्वारंटाइन करने जाते थे। और जो 8 और 9 मंथ की जो प्रेगनेंट वुमेन्स होती थी, सैंपल कोरोना टेस्टिंग के लिए हमें भेजा जाता था। एंड जो टीकाकरण का काम होता है, जो गर्भवती महिलाएं बच्चे होते थे, सारे काम आशा सहयोगिनी ही करती है। अब आपकी मुख्य मांग तो यही है कि परमानेंट किया जाए। जो आशा सहयोगिनी है ना, इतना काम कर रही है, हमारा काम उर्मिला रेगर कलेक्टर साहब को। मोज़ी बीमारी कोरोना के दौर में मास्क की अहमियत को महसूस करते हुए अलग अलग तरीके से इन दिनों मास्क तैयार किए जा रहे हैं ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। ऐसी ही कोशिश कौमी खिदमत स्कीम के तलबा ने की है, जो लॉकडाउन से लेकर अब तक मुसलसल अपने घरों में मास्क बनाकर आवाम में तकसीम कर रहे हैं। आज अलीगढ़ रीजन के कमिश्नर GS प्रियादर्शी ने धर्म समाज कॉलेज में मुनक्किद एक तकरीब में जहां मास्क बैंक का इफ्तिताह किया, वहीं मज़कूरा तलबा की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की और उनके काम को वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। तलबा का कहना था कि कौमी खिदमत करके हमें भी दिली खुशी हो रही है। मास्क बनाए थे और हमें पता चला था कि बड़ी संख्या में इस प्रकार के मास्क बनाकर फ्री में जनता को, जिनको इसकी आवश्यकता, उनको डिस्ट्रीब्यूट कराया जा रहा है। तो उन बच्चों को कोरोना वॉरियर्स के रूप में अप्रिशिएट करने के लिए उनके कार्यक्रम का एक आज आयोजन किया गया था। उस कार्यक्रम में हम भी आए ताकि बच्चों का उत्साहवर्धन हो और इस कोविड महामारी के समय में हम सब मिलकर जो है मास्क लगाएं, डिसिप्लिन से रहें और इस बीमारी से बचें। महाराष्ट्र में तालीमी साल के आगाज के साथ ही तमाम तर जद्दोजहद शुरू हो गई है। रियासत के महकमे तालीम ने स्कूलों को मरहलावार खोलने की हिदायत दी है। तालीमी नुकसान की भरपाई और पढ़ाई लिखाई में तलबा को मशगूल करने के लिए मालेगांव शहर में महकमे तालीम, हेड मास्टर और असातिज़ा ने जद्दोजहद शुरू की है। रियासती महकमे तालीम की जानिब से अव्वल ता हश्तम जमात की दरसी किताबें हर ज़िला, शहर और कस्बे तक पहुँचाने का काम जारी है। की किताबें प्राइमरी स्कूलों के लिए, स्कूल नंबर 19 के लिए आज हमको पहली से लेकर 7वीं तक की तमाम किताबें मिल रही हैं। ये किताबें हम स्कूल लेकर जाएंगे और हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी है उनके मार्गदर्शन के हिसाब से और शासन के आदेश के हिसाब से हम वो किताबें तमाम बच्चों में मुनासिब वक्त पर तकसीम करेंगे। अभी सरदस्त जो है इस कॉरपोरेशन की जो स्कूलें हैं उनको ये दी जा रही हैं, रोज़ाना 8-8 स्कूल बुलाकर और सैनिटाइजर वगैरह करके इनको किताबें दी जा रही हैं।
किताबें देने के बाद ये बच्चे जो हैं इनको बच्चों के घर ले जाकर देना। लॉकडाउन की वजह से हर तबके के लोगों को माली परेशानियों का सामना करना पड़ा है। यौमिया आमदनी से अपने और अहले खाना के लिए खाने पीने का इंतजाम करने वाले लोग मजीद परेशान हैं। ऐसे में कपड़े, जूते, चप्पल की दुकानों में सेल्समैन के तौर पर काम करने वालों को दुगनी परेशानी उठानी पड़ रही है। रांची के हिंदपीढ़ी में मुकीम ऐसे लोगों की शिकायत है कि रियासती हुकूमत के जरिए कपड़े, जूते, चप्पल जैसी दुकानों को खोलने की फिलहाल इजाज़त नहीं मिली है। ऐसे में उनके दुकान मालिक लॉकडाउन का हवाला देकर तनख्वाह देने से पल्ला झाड़ रहे हैं। वहीं कुछ की शिकायत है कि उन्हें दोबारा काम देने से मना किया जा रहा है। मसला ये है सर कि जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ पे किसी के मारवाड़ी के अंडर में हम काम करते हैं, तो मारवाड़ी का जो कहना है कि अभी मत आइए, प्लस जितना भी वहाँ का कस्टमर है, कस्टमर लोग अब यही कहना है कि हिंदपीढ़ी का आदमी का भी मत बुलाइए। और इसकी वजह से हम लोग 3 महीने से हो गया, लगभग 25 तारीख को तो हो ही जाएगा, 3 महीना लगभग। और अभी और कितना दिन बढ़ेगा ये परेशानी, उसका कोई कहा नहीं जाता है। हम काम करते हैं भाई टेलरिंग का, बुटीक का काम करते हैं। कपड़ा दुकान खोले, कपड़ा दुकान खुलने के बाद अगर खुलेगा तभी टेलर दुकान चलेगा। और हम लोग टेलर हैं, हम लोग को रोजी रोटी 3 महीना से ठप पड़ा हुआ है। रिलीफ के जितना भी आया था हेमंत सोरेन से, हम लोग उसको खा के कितना दिन चलेगा। अब हमारे 3 बेटी 1 बेटा है, हम लोग परेशान है रोजी रोटी से, और ना हम लोग को कहीं रोजगार है। और यहाँ के जो तबके के रहने वाले हैं वो जूते दुकान में, कपड़ा के दुकान में, वो सेल्समैनिंग ज़्यादा करने वाले लोग हैं और ज़्यादा काम करने वाले हैं। और आज स्थिति ये है 3 महीने से कि कपड़े की दुकान ही बंद है और जूते की दुकान ही बंद है और टेलर का दुकान ही बंद है, तो वो उनको काम कहाँ से मिलेगा। और मेरी गुजारिश है कि अभी जो हिंदपीढ़ी के हालात हैं, जिस तरह हमारे सिलाई करने वाले जो कारीगर हैं और उनके साथ परेशानी ये हो रहा है कि वो अगर किराए में रह रहे हैं तो उनको किराया देने का जो है 2 दिन के अंदर ये कहा जा रहा है कि आप 2 दिन के अंदर किराया दीजिए, नहीं तो आपको मकान खाली कर देना होगा। और अगर आप नहीं देते हैं पैसा तो आपका जो सामान है या आपके घर में कोई मशीन है या फ्रिज है तो वो गिरवी रख लिया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान औरंगाबाद पुलिस का मिसाली चेहरा सामने आया। कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत पुलिस अफसरान और फलाही तंजीमों के इश्तराक से औरंगाबाद शहर के मज़ाफ़ात में इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की गई कि लॉकडाउन में कोई भूखा न रहे। औरंगाबाद शहर चूंकि रेड जोन कहलाता है, शहर में अभी भी मशरूत कारोबार की इजाज़त है। ऐसे में रोजी रोटी एक बड़ा मसला बना हुआ है। फलाही तंजीमों का कहना है कि वो हालात नॉर्मल होने तक काम करते रहेंगे। इन हालात की वजह से बहुत जो लोग रोज़ कमाने खाने वाले लोग थे उनका बहुत बुरा हाल है। ख़ासतौर से मजदूर पेशा लोग, जो लोग डेली अर्निंग पे अपना गुजारा चलाते थे, उनकी पूरी फैमिलीज उन पर डिपेंड रहती थी। ऐसे बहुत सा तबका आज भी समाज में ऐसा है जिनके काम धंधे अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो लोगों को आज राशन की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, दवाइयों की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जहाँ तक हो सके हम लोग, जब तक हालात नॉर्मल नहीं होते हैं, हम लोग काम करते रहेंगे। जहाँ पे मजदूर लोग रहते हैं, खास करके वही स्लम एरिया में, फूड पॉकेट्स, कम से कम 1.5 लाख रुपए के मेडिसिन, राशन किट्स, ग्रोसरी किट्स, सैनिटाइज़र, मास्क डेली तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करना चालू किया। किसी को खाना नहीं मिलता था, ये नहीं था, तो सब ये औरंगाबाद वेलफेयर सोसाइटी जैसे बहुत ग्रुप है जिन्होंने सब लोगों को मदद किया, राशन किट दिया, सैनिटाइजेशन दिया, कुछ मेडिसिन मदद किया, वो सब देख। महाराष्ट्र में कोरोना की रोकथाम और मरीजों के इलाज के लिए अनथक कोशिशें जारी है। इस मर्ज में बेशतर मरीजों की वक्त पर एम्बुलेंस न मिलने, अस्पताल न पहुंचने और ऑक्सीजन की कमी के बायस मौत हो चुकी है। ऐसे में मुमरा में इस कमी को पूरा करने के लिए रियासत के हाउसिंग मिनिस्टर की जानिब से एक ऑक्सीजन एम्बुलेंस अतिया की गई, जो इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट की निगरानी में मुफ्त चलाई जाएगी। ये एम्बुलेंस हम एनसीपी के तरफ से हमने दी है और ये दूसरी एम्बुलेंस है और 6-7 एम्बुलेंस उपलब्ध है। हमारे मित्र नूरी साहब है, उनके एम्बुलेंसेज है। हमने पहले 2 साल पहले 4 साल पहले एक एम्बुलेंस दी थी, वो एम्बुलेंस है, ताकि पेशेंट्स के आने जाने में कोई तकलीफ ना हो और पेशेंट्स को ज़्यादा सुविधा यहाँ पे मौजूद हो, इसीलिए ये एम्बुलेंस डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब की तरफ से आज ये एम्बुलेंस लाई गई है और इसको पूरा मेंटेन करेगी इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट और हमारे भाई शानू पठान साहब, हम लोग मिलकर के इसको करेंगे। और